हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ पॉलीटेक्निक। और स्टूडेंट्स, ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो स्टूडेंट सिविल से बिलोंग करता है उसके लिए तो ये बेस है। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आरसीसी, देन हम लोग पढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, अगर आज आपका बेस नहीं बना तो आपको सारे पेपरों में क्या आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग अपने बेस को ध्यान में रख करके क्या करें, वर्क करें, जिससे जब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, मॉस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो हमको ऑलरेडी पहले से पता होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जैसे कि काफ़ी टाइम से आपका सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। अब आपको ज़रूरत है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। ठीक है, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं उनको भी हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 2018, 19 और 20 का पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपको मैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव हैं वो भी मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और जो डेफिनेशंस हैं जिसमें कुछ हमारे पास थ्योरम है, जैसे वैगनेस थ्योरम है, लैमीज थ्योरम है, या फिर पैरेललोग्राम मतलब जो है हमारे पास थ्योरम है, तो और जो भी हमारे पास क्या है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, तो इन सारी चीज़ों को भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ना हम लोग बिफोर एग्ज़ाम को होने से पहले, अगर एग्ज़ाम होता है तो ठीक है ना, अगर एग्ज़ाम होता है तो जैसे कि आप लोग जैसे देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, अभी बच्चा इस चीज़ में पड़ा हुआ कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, तो उन चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ से। ठीक है, अगर एग्ज़ाम हो तो आप रेडी रहें, ठीक है, और नहीं होता है तो फिर आप रेडी ही हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही हो जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख करके स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अपने इन फ्यूचर को भी ध्यान में रख करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो भी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ये सारा जो स्टडी किया जाता है ये रिजिड बॉडी पे किया जाता है। ये पॉइंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का क्या ना हो, डिफॉर्मेशन ना हो। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉम पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, जिसको आप मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉस जो है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो इलास्टिक बॉडी पे पढ़ा जाता है। मींस उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक जैसे अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो हम लोग जनरली 3 टाइप्स ऑफ बॉडी को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रिजिड बॉडी, सेकंड वन इज़ द इलास्टिक बॉडी, एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्लास्टिक बॉडी। हम लोग एक क्वेश्चन में उसको करेंगे आगे चल के, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। परंतु अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आप किस टाइप की बॉडी पे को स्टडी करते हैं इन मैकेनिक्स में, तो आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि हम लोग रिजिड बॉडी पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक ऐसा बॉडी जब आप उस पर लोड लगाते हैं या आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते चलिए। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडी इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें क्या है, विच रिलेट्स टू बॉडी इन मोशन, मतलब बॉडी किस में, मोशन में, विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स, मतलब बिना फोर्स लगाए बॉडी किस में, मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस घड़ी को देखिए, इसमें जो सुई है वो चल रही है, टक 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 चल रही है। इन पे कोई भी किसी तरीके का जैसे टाइम, ये टाइम को बता रही है, जैसे टाइम चल रहा है ना, जैसे 2 बजे, अभी जैसे अभी हम लोग वीडियो जो शूट कर रहे हैं अभी 6 बजे हैं, तो 6 से अभी 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, क्या कोई पीछे से धक्का लगा रहा है क्या कि भाई टाइम आगे बढ़ता जा रहा है? नहीं, मतलब वो उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, बट विदाउट एनी फोर्स। जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द काइनेमेटिक्स। ठीक है, मतलब जहाँ पे बिना फोर्स लगाए या बिना फोर्स के रेफरेंस के कोई भी चीज़ में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे। एंड काइनेटिक्स कौन सा होता है स्टूडेंट, वो जिसमें रेफरेंस क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो काइनेटिक्स में नहीं आएगा। जैसे अभी जैसे हमारे पास ये डेस्क है, ये अभी किस में, रेस्ट में है।
अगर मुझे इसको मोशन में लेके आना है तो मैं इस पर क्या करूँगा, एक फोर्स अप्लाइड करूँगा। जब मैं इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ देन ये किस में है, मोशन में है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, काइनेटिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हो गया। बट एट नाउ ये रेस्ट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देखेंगे, ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थोड़ा सा हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ना हेल्प हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट्स में देखना है। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज द डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है स्टूडेंट्स, टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द काइनेमेटिक्स एंड फर्स्ट वन इज द काइनेमेटिक्स एंड ये हमारे पास काइनेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, मोशन, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से इस तरीके से अगर आपने बना देंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। या फिर मैं, हाँ ठीक है, मोशन इन बॉडी, ओके, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये सब क्या कर रहे हैं, जो इंक्रीज कर रहे हैं, ये किसके कारण नहीं करते, फोर्स के कारण। में कोई फोर्स का रोल नहीं होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे होता है मोशन इन बॉडी। ओके, मोशन इन बॉडी विद रेफरेंस टू फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास है काइनेटिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, स्टैटिक का मतलब है बॉडी इन रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है बॉडी इन रेस्ट। बॉडी इन रेस्ट। ओके, बॉडी इन रेस्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो सिंपल सा है, नो ट्रांसलेशन मोशन। नो ट्रांसलेशन मोशन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो ट्रांसलेशन मोशन मीन्स सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस में है, ना ही कोई फोर्स है वाई एक्सिस में। इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स किस में है, माइनस एक्स एक्सिस में भी एक्ट कर रहा है। जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स एक्ट कर रहा है उतना ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये पेन जो है, अगर मैं, ये हो गया सपोज माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया प्लस एक्स एक्सिस, अगर दोनों में सेम अमाउंट से मैं फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी किस में रहेगी, ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। ये बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। इसमें किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। अगर यही इन दोनों में से अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगने वाले फोर्स से, तो बॉडी क्या करेगी, इस तरीके से मोशन कर जाएगी प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी इज नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन, और दूसरा बॉडी इज नॉट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया टेबल। तो इस तरीके से आप टेबल बना के आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 टाइप्स, स्टैटिक, डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स आर 2 टाइप्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स।
काइनेमेटिक्स बॉडी मतलब मोशन इन बॉडी, ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोशन इन बॉडी, और ये हो जाएगा बॉडी इन मोशन, कैसे मतलब बॉडी किस में, मोशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडी इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस। तो व्हाट इज द आंसर, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स इज द एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ पे होता विदाउट की जगह पे होगा मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स या फिर ड्यू टू फोर्स, तो उसमें हमारे पास क्या आता, काइनेटिक्स एग्जाम्पल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, एनर्जी, मास, वर्क एंड फोर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इज ए वेक्टर, ओके, वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए फोर्स इज ए फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्स इज ए फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे, फोर्स, ओके, फोर्स इज ए बाउंड, या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं, लोकलाइज्ड, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपसे, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड वेक्टर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए बाउंड या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर व्हाट इज द बाउंड वेक्टर या फिर व्हाट इज द फ्री वेक्टर, उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने वाले हैं। वहां पे क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज द बाउंड वेक्टर एंड व्हाट इज द अब मेन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेक्टर का मतलब क्या होते हैं, ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी which has a quantity which has magnitude as well as direction, ओके, डायरेक्शन। तो जब भी हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। डायरेक्शन का मतलब कि किस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। एंड व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जो हमारे पास रिमेनिंग 3 हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या, एनर्जी, वर्क, मास, ऑल 3 आर द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है, वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल इसके क्या दे रखे हैं हमारे को, एनर्जी, वर्क, मास, और एक एग्जांपल हमारे पास और क्या स्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हो गया हमारे पास, ओके, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, ओके, या फिर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी, ओके, या फिर आपसे पूछा जाए फोर्स, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ओके, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमको पता होना चाहिए सारा कुछ। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास जैसे कि वेट, ठीक है, तो आपको पता होगा किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे अब हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी, वर्क, मास, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, ठीक है। अगर आपसे सीजीएस में पूछा जाता तो क्या होता है हमारे पास, ग्राम, CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, ओके, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। लेंथ क्या होता है सेंटीमीटर में, और जो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास किस में आ जाएगा, ग्राम में, टाइम किस में आ जाएगा, सेकेंड में। तो ये हमारे पास है। जैसे एक है हमारे पास MKS में मतलब M फॉर मीटर, K फॉर kg और S फॉर सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास है इस तरीके से। एक होता है FPS फुट, ओके, पाउंड, फुट, पाउंड एंड सेकेंड।
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसआई यूनिट के क्या होते हैं, मेजरमेंट करने का आता है। एक होता है हमारे पास एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अगर यहाँ पे क्या होता है जैसे वेट, तो वेट का क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन, न्यूटन होता है, ठीक है ना। या फोर्स, फोर्स का भी क्या होता है हमारे पास न्यूटन। एसआई का मतलब होता है, ठीक है, ये मतलब होता है इंटरनेशनल जो यूनिट सिस्टम होता है। मतलब अगर आप कहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है कि इस क्वांटिटी को इसी में ही क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे हमारे पास जो ब्रिटिश है वो किस पे डिपेंड करता है, फुट पाउंड सिस्टम पे बेस्ड करता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, क्या गिवन कर रखा है इसमें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कपल मूवमेंट इज ए बाउंड वेक्टर, और दूसरा हमारे को क्या गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स इसमें, फ्री वेक्टर बोथ ए एंड बी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर तो हमको पता है, पर अब हमको ये नहीं पता है कि व्हाट इज द बाउंड वेक्टर एंड व्हाट इज द फ्री वेक्टर। पहले तो इन दोनों में मतलब पता चाहिए। सबसे पहले हमको पता चाहिए वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर एक वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर भी कितने टाइप्स का हो गया, यहाँ पे 2 टाइप्स का हो गया। फर्स्ट हमारे पास है जैसे बाउंड वेक्टर इज आल्सो नोन एज द लोकलाइज्ड, ओके, लोकलाइज्ड वेक्टर। कहीं पे अगर लोकलाइज्ड वेक्टर भी लिखा हुआ है तो उसका सिंपल सा मतलब किसके साथ में, बाउंड वेक्टर के साथ में। अगर कहीं पे फ्री वेक्टर लिखा हुआ है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री वेक्टर, मतलब होगा नॉन लोकलाइज्ड, ओके, नॉन लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अभी हम लोग समझेंगे इसको बहुत अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर या बाउंड वेक्टर, फ्री वेक्टर या नॉन वेक्टर, इसको समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द, देखिए यहाँ पे कपल मूवमेंट, एक होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मूवमेंट, मूवमेंट इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, ठीक है। व्हाट इज द मूवमेंट, मूवमेंट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है स्टूडेंट्स, मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मूवमेंट। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर सपोज कोई भी ये बीम दे रखा है, अगर जैसे हमारे को कोई भी बीम दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये कोई फोर्स लग रहा है पी, तो बताइए व्हाट इज द एम ए, एम ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एम ए। आप कहेंगे सर एम ए इक्वल टू 0, रीजन फोर्स एम क्या है हमारे पास, एम ए, मूवमेंट इक्वल टू क्या जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप खुद सोचिए जो फोर्स पी है, force P is passes through the point A, that means P have no perpendicular distance, तो मीन्स ये हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल टू 0, यस और नो। अगर आपसे पूछा जाए कि एट पॉइंट B, ये हमारे पास कोई पॉइंट है B है और दिस डिस्टेंस इज द x, तो व्हाट इज द MB। अगर आपसे पूछा जाए कि MB का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट B, तो आप कहेंगे सर मूवमेंट B इक्वल टू फोर्स, व्हाट इज द फोर्स P मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द x, तो px इज द मूवमेंट। ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स मूवमेंट। बट क्वेश्चन में हमसे मूवमेंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कपल मूवमेंट। क्या पूछा है स्टूडेंट्स हमसे, कपल मूवमेंट। तो देखते हैं हम लोग कपल मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या समझना स्टूडेंट्स, तो कपल मूवमेंट ये कैसा वेक्टर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको अभी, फ्री वेक्टर। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको कराऊंगा कि व्हाट इज द फ्री वेक्टर, ये आपको याद रखना है। फोर्स वेक्टर, सॉरी, कपल मूवमेंट इज ए फ्री वेक्टर, ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेक्टर, वेलोसिटी इज आल्सो ए फ्री वेक्टर, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स, जो हमारे पास क्या है, फोर्स इज ए बाउंड वेक्टर, ओके। अभी हम लोग समझेंगे कि क्या है बाउंड वेक्टर, इसको हम लोग समझते हैं। कपल मूवमेंट का सिंपल सा मतलब स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक लाइन है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डी इज द डिस्टेंस, ओके। दिस इज द पी एंड दिस इज आल्सो पी।
अगर ध्यान से समझना, पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर इसका डेफिनेशन भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड टू कपल मूवमेंट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि दो फोर्स है, क्या है, टू फोर्सेस, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन द सेम प्लेन, ठीक है ना, सेम प्लेन हो गया हमारे पास, सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है डेवलप, वो मूवमेंट कौन सा डेवलप होगा, देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से, यस और नो, इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो हमारे पास है, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कपल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कपल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कपल मूवमेंट, ठीक है, कपल मूवमेंट क्या है, डेफिनेशन सिंपल सा, इक्वल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल, ये हमारे पास इक्वल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दो फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शंस, पैरेलल टू ईच अदर एंड नन कंकरेंट, ठीक है, अगर पैरेलल होंगे तो वो क्या होंगे, नन कंकरेंट होंगे। कंकरेंट का मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि दो फोर्स अगर एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, जैसे P एंड Q बोथ आर द कंकरेंट। अगर हमारे पास क्या है, क्या ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, क्या दो पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, पैरेलल तो इस तरीके से होगा ना, तो ये दोनों क्या नहीं होंगे, कनकरेंट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, नन कनकरेंट, पैरेलल कहिए या फिर नन कनकरेंट। इस तरीके से आपने क्या देखना है, इस चीज़ों को ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बॉडी पे अगर ओनली कपल एक्ट कर रहा है तो वहां पे कौन सा रोटेशन होगा, सॉरी कौन सा मोशन होगा, रोटेशन मोशन होगा या फिर ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बॉडी है अगर उस पर क्या कर रहा है, कपल एक्ट करता है, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होगा, या ओनली रोटेशन होगा, या ओनली ट्रांसलेशन होगा। तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान देना है कि जब भी किसी बॉडी पे अगर ओनली कपल एक्ट करता है तो वहां पे ओनली रोटेशन होगा। क्या होगा, रोटेशन, क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको एग्जाम में लिख करके आना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास ए कपल कैन नॉट प्रोड्यूस ओके, ए कपल कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन इफेक्ट, ठीक है, ट्रांसलेशन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए कपल प्रोड्यूस, ठीक है, कैन ओनली प्रोड्यूस, ठीक है, ए कपल can only produce rotation effect, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए कपल कैन बी ओनली बैलेंस्ड बाय
एन अदर इक्वल एन अपोजिट कपल, ठीक है। ए कपल कैन बी ओके, ए कपल कैन बी ओनली बैलेंस्ड बाय अदर, ठीक है, अदर इक्वल एन अदर इक्वल और इक्वल एन अपोजिट कपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये पॉइंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको लिख लेते हैं। देन आप सारे पॉइंट्सों को आप एक साथ कॉपी कर लेना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ए कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स, ठीक है। ए कपल कैन नॉट ये हमारे पास स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स हैं। आप इन 4 पॉइंट्स को एक बार अच्छे से स्टडी करिए, ध्यान से पढ़िए, तभी जाकर के आपको क्या होगा, एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तभी जाकर के आपको क्या होगा, एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ए कपल कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन इफेक्ट, मतलब कपल के कारण कोई भी ट्रांसलेशन का मतलब हो गया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या करते हैं, जो मूव करते हैं, मूवमेंट जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन इफेक्ट। ए कपल कैन प्रोड्यूस, ठीक है, ए कपल कैन प्रोड्यूस ओनली, ठीक है, ए कपल कैन ओनली प्रोड्यूस रोटेशन इफेक्ट, ठीक है ना, ओनली रोटेशन, नो ट्रांसलेशन, ठीक है, नो ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, नो, ठीक है, नो ट्रांसलेशन इन एक्स और वाई डायरेक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आपको पहली पॉइंट तो क्या हो गया, कपल क्लियर हो गया कि व्हाट इज द कपल। कपल क्या होता है, सेम अमाउंट के, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, जब एक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक जो मूवमेंट डेवलप होता है, उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। कपल मूवमेंट के कारण कौन सा मोशन होता है स्टूडेंट्स, कपल मूवमेंट के कारण ओनली रोटेशन मोशन होता है, क्या नहीं होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है, ना तो एक्स डायरेक्शन में होगा ना ही वाई डायरेक्शन में होगा, मतलब प्योर ट्रांसलेशन। क्या है, प्योर ट्रांसलेशन, सॉरी प्योर रोटेशन, क्या होगा, प्योर रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सा, कपल कैन ओनली प्रोड्यूस रोटेशन ओनली, ठीक है, तो प्योर रोटेशनल हो गए यहाँ पे, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, प्योर रोटेशनल, ओके, रोटेशनल मोशन, ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन। ए कपल कैन बी ओनली बैलेंस्ड बाय अनदर इक्वल एंड अपोजिट कपल। अगर आप इसको बैलेंस करना है तो आप क्या करेंगे, इसके अपोजिट, अपोजिट कैसे होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास अपोजिट कैसे हो जाएगा, इसके अपोजिट आप इस तरीके से कर दीजिए, एक ये हो गया, जैसे ये भी हमारे पास कितना हो गया, P, और इस तरीके से भी हमारे पास क्या हो गया, P। तो ये एक दूसरे को, ये जो येलो वाला है, येलो वाला कैसे करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये वाला कैसे करेगा, इस तरीके से करेगा, एक आउटसाइड द प्लेन है, एक इनसाइड द प्लेन है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो बैलेंस कर देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फ्री वेक्टर एंड व्हाट इज द बाउंड वेक्टर। एक पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, कि सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा के कंप्लीट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेटर एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे 3 पेपर आते हैं, एक इंग्लिश होता है, एक मैथमेटिक्स होता है, और तीसरा पेपर कौन सा होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है। तो ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसी का आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जब आप लेटर एंट्री के थ्रू
जितने भी बिहार के जितने भी कॉलेज हैं, जब आप उसमें क्या करेंगे, एग्ज़ाम दे करके बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पे यही सब आता है स्टूडेंट्स। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, व्हाट इज़ द फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के बारे में हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? फ्री वेक्टर is also known as the non-localized vector. Free vector is known as non-localized vector is a vector of which only the magnitude and direction are specified. तो आप कहेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड फ्री वेक्टर? नो डिफरेंस। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो वेक्टर की डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन किसका होता है, फ्री वेक्टर का होता है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वेट ए मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या स्टूडेंट्स? इज ए वेक्टर वेयर लाइन ऑफ एक्शन एंड पोजीशन आर एज इंपॉर्टेंट एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए, जिस तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ किसका होना जरूरी है, डायरेक्शन का होना जरूरी है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं है तो उसे हम लोग क्या नहीं कहेंगे, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो जिस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्स मतलब एक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखना चाह रहे हैं, देखिए एक बार यहां पे ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं यहां पे, मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ओके, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब मैं आपको सारा कुछ समझा देना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या स्टूडेंट्स ब्लॉक है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, ठीक है। अब इस पे हमने क्या रखा है, एक ब्लॉक को रखा हुआ लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक। अब आप खुद से सोचिए, खुद से सोचना, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाइड करते हैं इस तरीके से P, ठीक है, एक हमने फोर्स अप्लाइड किया P, और आप इसको इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो ये बॉडी क्या करेगा स्टूडेंट्स, खुद सोचिए, ये बॉडी क्या करेगा, पूरा इस तरीके से मूव करेगा, यस और नो। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो मैं आपको दोनों पॉइंट बता देना चाहता हूं, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिए कि व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन, तो देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन के अलोंग क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एंड दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट पे लग रहा है ना फोर्स, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, लोड, ओके। व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्लॉक, ओके, कोई ब्लॉक है, दिस वन इज द सरफेस, ओके, सरफेस, और यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बट फ्रिक्शन फोर्स मेरे लिए अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि व्हाट इज द बाउंड वेक्टर। अब आप स्टूडेंट सोचिए, अगर आप इस पॉइंट पे लोड लगा करके इसको इस तरीके से खींच रहे, तो ये आराम से ब्लॉक क्या करेगा, इस तरीके से मोशन में जाएगा। अगर आप इसे क्या कर देते, चेंज कर देते, चेंज करने का मतलब जैसे ध्यान से देखिए, आपने लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया, लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया, और इस बार लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो गया, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से हो गया, मीन्स जो फोर्स है, जो हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से एक्ट करा, ध्यान से देखिए, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इस तरीके से एक्ट करा दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या जो मोशन या जो इफेक्ट आप इस तरीके से लगा रहे थे, क्या वो यहाँ पे लगाने से भी सेम इफेक्ट होगा क्या? नो, नो, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद से सोचिए, आपके पास जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक आपके पास क्या होगा, डेस्क होगा, आप उस पर एक तो बीच में फोर्स लगा करके आप उसको पीछे की तरफ खींचिए इस तरीके से लोड लगा करके, और एक आप उसके टॉप पे करिए, क्या टॉप पे वो क्या करेगा, मोशन करेगा? नहीं, वो रोटेट होने लगेगा, वो मतलब टपल इस तरीके से गिरने लगेगा। तो दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना। तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बाउंड वेक्टर बोलते हैं। मतलब इसको बेचारे को फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। अगर इसकी लोकेशन को चेंज किया जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड वेक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अगर आपको देखना है फ्री वेक्टर, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या था इसका स्टूडेंट्स, फोर्स। फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द बाउंड वेक्टर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप और 2-3 डिफरेंस देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। अगर फ्री वेक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये वेक्टर है हमारे पास, जैसे देखिए हमारे पास एक ये वेक्टर है हमारे पास, और दूसरा कोई ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। ये वेक्टर हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, ए वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज द बी वेक्टर। इस तरीके से वेक्टर से हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या मैं इस वेक्टर को इसके ऊपर लेके जा सकता हूं क्या? यस, मैं लेकर के जा सकता हूं। मैं पता कर सकता हूं क्या बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, मैं पता कर सकता हूं। कैसे पता कर सकता हूं? मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सेम मैग्नीट्यूड को उसके ऊपर लाई करके देखूंगा, अगर वो दोनों इक्वल है, इसके टेल से इसको मैं क्या करता हूं, देखिए एक बार ध्यान से, मैं क्या करता हूं, देखना ध्यान से देखिए, मैं देखता हूं कि ये इक्वल वेक्टर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। अगर ये इसके ऊपर रखने पे दोनों बराबर आ रहे, दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, क्योंकि इसका हेड यहाँ पे आ रहा है बी का, इसका हेड यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। बट ये क्या है, फ्री है, हम लोग इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे सिर्फ क्या देखा जाएगा, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, अगर इसका पास सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस तरीके से, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि भाई सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस तरीके का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के लिए सिंपल सा आपको क्या चीज चाहिए, 2 चीज चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बाउंड वेक्टर के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, 4 चीज चाहिए। फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज द डायरेक्शन, थर्ड वन इज द लोकेशन। या फिर अगर आप लोकेशन की जगह पे देखना चाहेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बोथ आर, मतलब क्या, 4th पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हमने समझने की कोशिश की यहाँ पे, व्हाट इज द वेक्टर, व्हाट इज द मूवमेंट, व्हाट इज द कपल मूवमेंट, व्हाट इज द फ्री वेक्टर, व्हाट इज द बाउंड वेक्टर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, 5। ए बॉडी, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ध्यान से। ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर ए नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। एक बॉडी है जो नॉर्मल लोड के कारण क्या नहीं, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है, दिस टाइप बॉडी इज नॉन एज द रिजिड बॉडी, ठीक है। अगर एक बॉडी में क्या आता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, और जब लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है, और लोड को वापस जब हटा लेते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इस टाइप की बॉडी को क्या कहेंगे, इलास्टिक बॉडी। अगर बॉडी पे आपने लोड लगाया और उसमें आ गया डिफॉर्मेशन, लोड लगाने के बाद अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है तो इस टाइप की बॉडी को क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी। तो कौन सा बॉडी हो गया स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से आप इनको मार्क कर सकते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। व्हाट इज द रिजिड बॉडी, ए बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट। मींस अगर जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी है लाइक दिस, अब ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, आपने लोड लगाया, ठीक है, तो इसके डिस्टेंस पे क्या नहीं आ रहा है, कोई भी क्या नहीं आ रहा है, डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज। अगर क्या होता है, साइज एंड शेप बॉडी का क्या नहीं करता है, चेंज। साइज और शेप दोनों चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ सर साइज और शेप में डिफरेंस होता है, ठीक है ना, साइज और शेप में डिफरेंस होता है। शेप मतलब जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, या ट्रायंगल है, या फिर आपके पास पॉलीगॉन है, कोई भी शेप है, शेप भी चेंज नहीं करना चाहिए और साइज भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो उस टाइप की बॉडी को क्या बोलेंगे, हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, इलास्टिक बॉडी। एन इलास्टिक बॉडी अंडरगोज डिफॉर्मेशन बट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप किसी भी बॉडी पे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, आपने इस पे क्या लगाया, लोड लगाया लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से लोड लगाया। तो लोड लगाने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से इस शेप में आ गई ये बॉडी, ठीक है, और हम लोग यहाँ से इसको क्या करते रहे, इस तरीके का, ठीक है।
अगर ये इस शेप में आ जाती है, अगर हमने इस लोड को हटा दिया तो वापस ये क्या करना चाहिए, ओरिजिनल शेप में आना चाहिए, जस्ट लाइक इज दिस। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस तरीके से ये अपनी वापस क्या जाना चाहिए, शेप में आना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। एंड व्हाट इज द प्लास्टिक बॉडी, ए प्लास्टिक बॉडी अंडरगोज डिफॉर्मेशन बट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या नहीं करता, रिगेन नहीं करता है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन क्या है, रह जाता है। क्या है, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने समझ लेना है कि इलास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, रिजिड क्या है। ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर ए नॉर्मल लोड इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स पी एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन। अगर सपोज हमारे पास कोई फोर्स है पी, ये इस तरीके का फोर्स पी एक्ट कर रहा है, द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स पी एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन। तो इसका कंपोनेंट स्टूडेंट्स आपको पता है दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसका ये वाला कंपोनेंट पूछा हमसे, तो कौन सा, 90 डिग्री पे। ओके, तो बोलिए अगर ये हमारे पास P है तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, P साइन थीटा हो जाएगा। तो व्हाट इज द एंगल, थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे P साइन 90, तो साइन 90 इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं, सपोज हमारे पास ये इस तरीके का है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया, जैसे सपोज दिस वन इज द P एंड दिस वन इज द थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ध्यान से देखिए, इसका ये वाला एंगल कौन सा होगा, P cos थीटा, और ये वाला कौन सा जाएगा हमारे पास, P sin थीटा। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे सपोज कैसे प्रॉब्लम होता है, ध्यान समझिए, अगर जनरली सभी को ऐसा पता है, अगर हमारे पास इस तरीके का है, ध्यान से देखिए, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास दिस वन इज द P और ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा। ओके, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है, cos थीटा। तो दिस वन इज द P cos थीटा, और उसके दूसरा वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, P sin थीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं, कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, अगर कोई फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर आपको इसके कंपोनेंट्स लेने, सपोज ये हमारे पास इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास जैसे क्या हो गया, थीटा, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट लेने, तो इसके रिजल्टेंट कंपोनेंट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ होंगे, लाइक दिस। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई भी फोर्स है, जैसे सपोज कोई हमारे पास इस तरीके का है, अगर कोई फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है, इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर ये हमारे पास क्या एंगल थीटा है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, तो फिर ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा ना, और ये हमारे पास इस तरीके का हो जाएगा, तो फिर हम लोग इस तरीके से, इसका ये हो जाएगा थीटा। अगर ये हमारे पास क्या है, P, तो ये भी क्या हो जाएगा P, तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, एंड दिस वन इज द P sin थीटा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो, कहीं भी हो, आपको मास्टरी होनी चाहिए कि हम लोग कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट ए हिंज सपोर्ट फॉर ए जनरल लोडिंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज द जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग का मतलब है कि वो कैसा हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है। ओके, कैसा हो सकता है, वो पॉइंट लोड हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो आपके पास कैसा हो सकता है, यूडीएल हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यूवीएल हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड। ओके, कंसंट्रेटेड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है। जनरल लोडिंग का मतलब है कोई भी लोड,
ठीक है। जनरल लोडिंग का मतलब है इनमें से कोई भी लोड हो सकता है, उन्होंने बोले जनरल लोडिंग, ठीक है। तो पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल या फिर कंसंट्रेटेड मूवमेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ रिएक्शंस। अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, किस पे देखा हमारे पास, जैसे सपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सपोर्ट्स हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट्स हैं देखिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सपोर्ट में जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज द जैसे कि रोलर सपोर्टर, ओके, रोलर सपोर्ट, ओके। रोलर सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए ध्यान से, इस तरीके का हमारे पास क्या होगा, एक सपोर्ट होगा, दिस सपोर्ट इज द रोलर सपोर्ट, ठीक है। या फिर हमारे पास कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स, इस तरीके का हो सकता है, ध्यान से देखिए, इस तरीके का भी हो सकता है। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द रोलर सपोर्ट। हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्ट, ओनली वन रिएक्शन, क्या है, ओनली वन रिएक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स, एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द बेस, ओके। जैसे ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया जैसे यहाँ पे P इज द रिएक्शन, या फिर क्या कह सकते हैं, R कह सकते हैं, R इज द रिएक्शन, ठीक है। हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्ट इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट, वन, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड वन इज द हिंज सपोर्ट, ओके, हिंज सपोर्ट, ओके, हिंज सपोर्ट कहिए। फिर या फिर हम लोग दूसरा इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, और पिंड सपोर्ट, पिंड सपोर्ट। पिन सपोर्ट को समझाना चाहता हूं मैं आपको कैसे, ध्यान से देखिए। आपने लाइव एग्जांपल जैसे देखा हो कभी, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी फोटोज। जैसे ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने पिन सपोर्ट इस तरीके से लगा दिया। अगर हम लोग क्या करें, इसमें से सिर्फ अगर एक रिबिट को पास कर दे, क्या कर दे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से एक रिबिट पास कर दूंगा तो ये वाला जॉइंट जो होगा, इस जॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा हिंज सपोर्ट। अगर मैं इसमें से दो रिबिट पास कर दूं, दो रिबिट, ठीक है, 1 2, तो यही सपोर्ट कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। कैसा सपोर्ट हो जाएगा, फिक्स्ड। फिर ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा इस तरीके से। आप खुद से सोच के देखिए, खुद से सोच के देखिए, यस और नो। जैसे हमारे पास क्या है, हम लोकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे घरों में क्या करते हैं, जब हमारा कुछ कपड़ा कुछ वो हो जाता है तो हम लोग एक क्या लेते हैं, सुई लेते हैं, सुई में से एक धागा पास करते हैं, ठीक है। धागा जस्ट लाइक एज ए रिबिट। अब धागे को पास कर लीजिए, इस तरीके से पकड़ लीजिए धागे को, तो वो जो आपके पास सुई होती है वो क्या कर सकती है, इस तरीके से रोटेट कर सकती है। इट इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ द हिंज सपोर्ट। बट देखिए, आप उसको अगर चाहेंगे ऐसे तो मूव नहीं कर सकता, अगर आप चाहेंगे कि ऐसे तो वो ऐसे मूव नहीं कर सकता है। सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमारे पास पिन सपोर्ट, देखिए ध्यान से। पिन सपोर्ट का मतलब है जैसे, ठीक है, अब जैसे सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंगल रिबिट यूज करना है। तो इस टाइप का जो सपोर्ट होगा, इसे देखिए ये क्या कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, बट ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता है तो हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएंगे दो। देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर देखिए जैसे रोलर है, इस रोलर को आप पकड़ करके ऐसे मूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी क्या नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं आ रहा है। जैसे सपोज एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप क्लासरूम में जब बैठते हैं, सपोज आपके किसी स्टूडेंट का फ़ोन आ जाता है, बड़ा अर्जेंट है कि भाई जल्दी से बाहर आ जाइए, रसगुल्ले रखे हैं और हमने खाने हैं, और सामने टीचर है वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं। आपने बोला कि सर मैं आता हूँ और वो जाने नहीं देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो आप पे एक्शन ले रहे हैं। तो फिर आपका क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन कैसे, आपको गुस्सा आने लगेगा, सर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो सिंपल सा है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, बट ये जो यहाँ पे रिएक्शन है वो उसको ऊपर नहीं जाने दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रही है, एक रिएक्शन आ रही है। देखिए इजीली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये इजीली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट डेवलप नहीं हो रहा है। ये इजीली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आ रहा है। बट ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ रही है, रिएक्शन आ रही है। क्लियर पॉइंट, एनी डाउट, नो ना, ओके। तो ये सारे चीजें हमको क्या करने समझने हैं। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितने सपोर्ट्स, एंड थर्ड वन इज द फिक्स्ड सपोर्ट, ओके, फिक्स्ड सपोर्ट, ओके स्टूडेंट्स, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है, अगर मैं इसी में दो रिबिट लगा दूं, जैसे एक रिबिट
जैसे सपोज ठीक है, अगर मैं इसी को ही फिक्स करना चाहता हूँ तो कैसे हो जाएगा, एक रेबिट और दूसरा रेबिट, ये हो गया फिक्स सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स सपोर्ट। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, दिस सपोर्ट इज द फिक्स्ड सपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, फिक्स्ड सपोर्ट। तो हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्ट एट फिक्स सपोर्ट, 3 रिएक्शंस। कौन कौन सा स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड मूवमेंट, MA, RVA and RHA. HR means reaction, H for horizontal, A for at point A and this point is the B. Okay? तो ये हमारे पास सिंपल सा था स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं इन सारे पॉइंटों को, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ये पॉइंट सारे आपको क्लियर हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, बहुत हेल्प होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है कैसा ये जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, रोलर सपोर्ट। इन सबको अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रैक्टिकली। ध्यान से देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे इंटरनल हिंज सपोर्ट। ये कौन सा स्टूडेंट्स, इंटरनल हिंज सपोर्ट है, ये इंटरनल हिंज सपोर्ट। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे मॉस में, दिस इज द इंटरनल हिंज सपोर्ट। आपको देखा है जब सिंपल सपोर्टेड इन स्ट्रक्चर, जो सिंपल सपोर्ट होता है ना बीम में, देखिए सिंपल सा इस कॉलम के ऊपर, पिलर के ऊपर हमने क्या कर दिया, इस बीम को, गर्डर को रख दिया है, इसे हम लोग कहेंगे सिंपल सपोर्ट। दिस वन इज द रॉकर सपोर्ट। ठीक है, दिस वन इज द रॉकर सपोर्ट, दिस वन इज द रोलर सपोर्ट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, रोलर सपोर्ट, दिस वन इज द रोलर सपोर्ट। यस और नो, कुछ इस तरीके का है कि नहीं है, दिस वन इज द रोलर सपोर्ट। ओके, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिज में यूज कर रहे हैं। एंड दिस वन इज द हिंज सपोर्ट। देखिए सिर्फ एक हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक रिविट लगाया, एक बोल्ट लगाया हुआ है। ठीक है ना, ये इजीली क्या कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है। ओके, यस और नो, तो इसलिए दिस स्ट्रक्चर ये हमारे पास किस में है, हार्बर ब्रिज में, सिडनी में, वहाँ पे इंटरनल हिंज का ये पिक्चर हमने आपको दिखाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि दिस वन इज द फिक्स सपोर्ट। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिस वन इज द फिक्स सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज द रोलर सपोर्ट, व्हाट इज द हिंज सपोर्ट, व्हाट इज द फिक्स सपोर्ट, ओके, व्हाट इज द रॉकर सपोर्ट, व्हाट इज द आपके पास इंटरनल हिंज। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अगर हमारे साथ जुड़ना है, पढ़ना है, तो आप अच्छे से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के यूट्यूब चैनल से अगर आपको जब 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आप हमारे से आराम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन गया में, ठीक है, और ऑनलाइन आप ऑल ओवर बिहार या फिर आप झारखंड, यूपी, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे KTP क्लासेस ऐप पे, KTP क्लासेस ऐप पे आप जाकर के इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, ए बीम विच इज हिंज्ड एट वन एंड एंड रोलर एंड इज नॉन। तो स्ट्रेंथ आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा हमारे पास सिंपल सा, देखिए स्ट्रेंथ इस तरीके का है। एक हमारे पास कैसा है, दिस वन इज द हिंज सपोर्ट एंड दिस वन इज द रोलर सपोर्ट। इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेंथ कैंटिलीवर। ओके, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का मतलब क्या है स्ट्रेंथ, हमारे पास वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री, इज नॉन एज द कैंटिलीवर बीम। थर्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ ओवरहैंग। ओके, ओवरहैंग बीम। ओके, अब ओवरहैंग बीम भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वन साइडेड ओवरहैंग, ठीक है, एक है हमारे पास वन साइड ओवरहैंग बीम एंड बोथ साइड। ठीक है, तो वन साइडेड ओवरहैंग बीम का क्या एग्जांपल है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम एंड बोथ साइडेड ओवरहैंग बीम का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स।
दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बोथ साइडेड ओवरहैंग बीम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम का मतलब क्या होता है, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। इस टाइप का अगर बीम है तो दिस वन इज द फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ, कंटिन्यूअस। मीन्स मोर देन 2 सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन ए बीम। जैसे देखिए ध्यान से, this type beam is known as the continuous beam. Next one is the probed cantilever beam. तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, वन साइड इज फिक्स्ड एंड अदर साइड इज सपोर्ट। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द probed cantilever beam, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझे, देखिए ध्यान से, जो हम लोग पहले 3 बीम देख रहे हैं, फर्स्ट 3 बीम, ओके, दीज आर द डिटर्मिनेट बीम। ओके, डिटर्मिनेट बीम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिटर्मिनेट बीम। स्टडी इन SOM, SOM। सिंपल यहाँ पे तो हम लोग रिएक्शन और ये सब देख रहे हैं, परंतु हमारे को SFD, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, सारा कुछ कहाँ पे फाइंड करना होता है, ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। बट इन दीज 3 बीम्स स्टडी, सॉरी, पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा, दीज आर, ओके, दीज आर इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट बीम। ओके, स्टडी इन टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहिए या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हुआ। अभी मैं आपको 1-2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 1-2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। क्या पॉइंट है हमारे पास, ध्यान से देखिए। पॉइंट हमारे पास सिंपल सा क्या है, पॉइंट सिंपल सा है हमारे पास कि डिटर्मिनेट बीम क्या होता है। डिटर्मिनेट बीम वो बीम है, मतलब एनालिसिस बाय हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, क्या हमारे पास सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 एंड सिग्मा mz इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जिन बीम का क्या कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। अगर हमारे को एक्स्ट्रा इक्वेशंस की क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, अगर हमारे को क्या है, एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट बीम कहेंगे। डिटर्मिनेट का मतलब कि सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0, अगर इससे ही हमारा काम चल जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। परंतु अगर इससे काम नहीं चलता है, हमारे को एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत है, तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट बीम कहेंगे। तो ये हमारे पास थे एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल सा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, ये होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्स फ्रिक्शन फोर्स, इट इज इक्वलेंट म्यू एस इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब मोशन, अगर आपसे स्टूडेंट्स पूछा जाए फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए तो आपने एक ही पॉइंट याद रखना है, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
इज इंडिपेंडेंट एरिया। ओके स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिए, इसको और समझ लेते हैं, देन हम लोग करेंगे। जैसे हमारे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, अगर आपने P यहाँ पे लगाया, या फिर आप क्या करिए, इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पे जो हमारे पास क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स, ये इसका क्या स्ट्रेंथ वेट है, एक यहाँ पे क्या कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे, ये किसके इक्वलेंट होगा स्ट्रेंथ, दिस इज इक्वलेंट म्यू एस इंटू किसके होगा, एन के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू क्या होगा, एन के इक्वलेंट होगा। तो ये फोर्स कहीं पे भी किसी सरफेस पे एक्ट कर रहा है, या वो जो सरफेस उस पर एक्ट कर रहा है उससे इफेक्ट नहीं करता है। तो यही रीज़न है कि हमारे पास किस पे इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट्स, एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से आप पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत आए, कुछ भी आए, आप कमेंट करिए, आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं 2018, 19, 20 के जितने भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।